हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 001 की ब्लॉक 3 को हम कवर कर रहे हैं। और ब्लॉक 3 में यूनिट 2 पर हम हैं, जिसका ये लास्ट पार्ट है जो आज हम कवर करेंगे। बेसिकली आज इस वीडियो के साथ में ये 31 वीडियो है। सीरीज में जब आप नंबर से पढ़ते आ रहे हैं तो 31 वीडियो में आप अभी हैं, और इसमें हम कंप्लीट करेंगे यूनिट 2 को। कुछ टॉपिक्स बचे हैं जिसमें कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है और एक दो थ्योरीज भी हम समझेंगे, उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल लैंग्वेज डेवलपमेंट से बिगिन करते हैं। यूनिट 2 के वीडियोस आपको काफी छोटे छोटे मिल रहे हैं, 20 to 25 मिनट्स के हैं, छोटे ही हैं ये टॉपिक्स। मैंने उस सीक्वेंस को मेंटेन रखा है जिसमें हम एक यूनिट को 3 पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ रहे हैं। तो इन ऑल छोटी ही यूनिट है ये, और आपने देखा होगा कि इसमें हम ज्यादातर लैंग्वेज के बेसिक्स को ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, और बहुत ज्यादा बड़ी चीजें इसमें कुछ नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो चलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये टॉपिक भी बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी कि हम जब किसी भी बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होते देखते हैं, हम बच्चा वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम किसी बड़े के अंदर लैंग्वेज के डेवलपमेंट को ना तो होते हुए देखते हैं, और एक सर्टेन एज पर आके बच्चे के अंदर या जो भी उसकी एज होती है, अगर वो उसमें बच्चा नहीं भी है, कि एडोलेसेंट की भी हम बात करें, तो वहां तक आते आते लैंग्वेज का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है। हालांकि डेवलपमेंट चाइल्डहुड में ही होता है, तो इसी वजह से बार बार ये बच्चा वर्ड यूज हो रहा है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट होने के लिए बहुत सारी चीजें अपना अपना रोल प्ले करती हैं, जिसमें आपने पढ़ाई है, एनवायरनमेंट हो गया, जेनेटिक्स हो गया, बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि लैंग्वेज के एक्विजिशन और डेवलपमेंट में एक बहुत ऑर्डर में चीजें चलती हैं, जिसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम किस तरह से लैंग्वेज को सिमेंटिकली ग्रो होते हुए देखते हैं। मतलब अगर आप किसी बच्चे को किसी चीज के बारे में बताना चाहते हैं, मैं बहुत बिगिनिंग की बात कर रही हूँ, छोटे से छोटा बच्चा जिसके अंदर आप किसी वर्ड का जो पर्टिकुलर मतलब वर्ड है जो उसको उसके माइंड में आप डालना चाहते हैं, तो आप कैसे समझाते हैं? आप उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। हम बचपन में सब सुनते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बट इज ए ओनली फॉर द एप्पल? नो, इट इज फॉर एरोप्लेन ऑल्सो एंड फॉर सो मेनी अदर थिंग्स। होता भी है कुछ बुक्स में, ए फॉर एरोप्लेन भी दिख जाएगा आपको, बी फॉर बकेट भी दिख जाएगा। पर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? उस बच्चे को जब वो बार बार बॉल बोलेगा, तो वो जो बा उसका प्रोनाउंसिएशन है, वो जहां से बी को रिलेट कर पाएगा कि बी को बी बोलना है या ब से शुरुआत करनी है। ए में एप्पल में ए आना है, एरोप्लेन में हम पहला लेटर ए बोल रहे हैं, जो पहला हमारा फोनेटिक्स यहाँ पर हो रहा है वो ए हो रहा है। ये समझाने के लिए ऐसा किया जाता है, ए फॉर एप्पल, वरना तो ए फॉर सो मेनी थिंग्स आर देयर। पर हम किसी एक पर ही फोकस करते हैं बच्चे को समझाने के लिए, तो डेवलपमेंट होना शुरू होता है इस तरीके से। पर ये तो हो गया जस्ट एक साउंड क्रिएट करने की बात। जब बच्चा थोड़ा और आगे बढ़ता है, हम उसके डेवलपमेंट में और आगे उसको लेकर जाते हैं, तो साथ ही जरूरी हो जाता है उस एप्पल को उसे दिखाना, ना केवल पिक्चर के थ्रू, ना केवल हम सिर्फ बोलेंगे ए फॉर एप्पल, बल्कि उसको पिक्चर के थ्रू या फिर रियल वर्ड में भी चीजों को दिखाएंगे। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं, उनमें वर्ड्स तो बहुत कम होते हैं, पिक्चर्स ही पिक्चर्स होती हैं बहुत सारी, चाहे स्टोरी की फॉर्म में वो चीजें नजर आ रही हो, चाहे वो सिंपल पिक्चर्स की फॉर्म में नजर आ रही हो। हर चीज छोटे बच्चों की बुक्स में ऐसा होता है। जितना आप आगे बढ़ते जाते हैं, आप देखते हैं कि बड़े 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 क्लासेस में जब बच्चा आगे बढ़ता जाता है, तो ये चीजें कम होती चली जाती हैं, मिनिमाइज होती चली जाती हैं। लेकिन छोटे बच्चे के में यही सब कुछ होता है। अगर हम बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि ये मदर है, तो मदर को उसके सामने लेकर आएंगे, या फिर सामने होती हैं। जैसे बच्चा अपनी मम्मी के अलावा किसी और को मम्मी नहीं कह सकता, क्योंकि वो उनको मम्मी कहता हुआ आ रहा है या मम्मा कहता हुआ आ रहा है, तो उसे पता यही मेरी मदर है, राइट। इसी तरीके से बच्चा जिस चीज को जान जाता है कि ये चीज होती है, तो वो उसे ही कहेगा। अगर वो बॉल को बॉल कहता है, तो वो बॉटल को बॉल नहीं कहेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और सिमिलर गोल चीज को बॉल कह दे, है ना, ये हो सकता है। पर ये तो इसलिए भी होता है क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंशिएशन इसी से समझ में आता है। ऐसा तो वो करेगा, यही हमारा काम है कि हम उसके अंदर उसकी ग्रोथ को डेवलप करें। लेकिन हमने ये चीज जानी है कि बच्चा जब बेहतर तरीके से चीजों से कनेक्ट होता है किसी भी फॉर्म में, तभी वो उसके मीनिंग को ग्रैस्प कर पाता है, और उसी से उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट बेहतर तरीके से होता है। ये पूरी बातें, ये जो सारी बातें मैंने आपको अभी समझाई हैं, यही हम इसमें अब पढ़ेंगे। आइए इसको फटाफट से कवर करते हैं कि क्या क्या कहना चाहते हैं। हमने अभी बात करी कि लैंग्वेज एक्विजिशन और जो डेवलपमेंट होता है, दैट फॉलोज अ फेयरली ऑर्डरली कोर्स। दिस ऑर्डर हैज बीन डिस्कस, पहले भी हमने बात की कि लैंग्वेज एक्विजिशन में वो कैसे होती हैं। हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि सिमेंटिक्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, जो कि लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने में आगे हेल्प करता है। तो सिमेंटिक्स पे हमें फोकस करना है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है अगर आपके एग्जामिनेशन में टॉपिक आता है तो क्या आप सिमेंटिक्स पे ही फोकस करेंगे? बिल्कुल नहीं, आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, और प्रीवियस जो भी आपने लैंग्वेज को डेवलपमेंट में समझा है आप लिख सकते हैं। तो ये एक टॉपिक बाउंड नहीं है, पर यहाँ इन्होंने इसको हाईलाइट करने के लिए लिया जरूर है।
मेकिंग स्पीच साउंड इज ओनली द फर्स्ट स्टेप इन एक्वायरिंग लैंग्वेज, होता है द साउंड्स मस्ट कम टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, सिंबल एंड इवेंट्स इन द चाइल्ड्स एनवायरनमेंट एंड दे मस्ट एक्वायर मीनिंग फॉर द चाइल्ड। मैंने आपको भी ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल वाला जो बताया था। चिल्ड्रन आर फेमिलियर विद मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट बिफोर दे लर्न टू स्पीक, जैसे कि पेरेंट्स, टॉयज, पेट्स, सिबलिंग्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ये सब फेमिलियर स्टिमुलाई होते हैं। At this early stage of language development, their task is one of the learning to associate particular environment stimuli with particular sound symbol। जैसे कि अभी मम्मी का एग्जाम्पल हमने लिया, बहुत सारी चीजें होती हैं, वाटर के केस में भी करते हैं। Only when such associations are required, the speech sound come to represent or symbolize a specific object or event for the child। जब बच्चा एसोसिएशन बना पाता है ना, तभी वो चीजों को बता पाएगा। जैसे अगर आपने उसके आगे गुआवा रख दिया और पूछा ये क्या है, तो हो सकता है वो उसे बॉल कह दे, क्योंकि आपने कभी उसको बॉल उसी साइज की दिखाकर बॉल बताया था। तो बच्चा गलत नहीं है, यहाँ पे बच्चे को जितना आपने बताया है, जो कोर्स कंटेंट पढ़ाया उसी के हिसाब से आप सवाल पूछ रहे हैं ना, तो वो तो उसी के हिसाब से आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे बच्चा गलत नहीं है, एक तरीके से वो क्या कर रहा है, एसोसिएशन कर रहा है। These associations are only a part of language development। हमने देखा कि बच्चा जो है वो बॉल कह पा रहा है क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है। Thus, the development of meaning begins with the acquisition of association between object, events and speech sound। लेकिन जब आपने बार बार बच्चे के सामने कहा कि नहीं ये तो गुआवा है, या दूसरे पर्सन ने कहा ये गुआवा है, तो बच्चा अब डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करेगा कि वो तो बॉल था और ये गुआवा है, तो क्यों, कुछ तो फर्क है ना। One popular view of the acquisition of word meaning is that children learn semantic features and then attempt to apply an original word that includes the feature to object that share those features। A child may learn the word ball and then overgeneralize it to other round objects such as moon and orange। हमने अभी बात भी करी है। तो बच्चे को क्या होता है, ना केवल हम बी फॉर बॉल बताते हैं, साथ में ये भी बताते हैं कि बॉल को हम क्या कहते हैं, गेंद कहते हैं, नहीं भी बच्चे जानते होते हैं, बॉल को बॉल ही बोलते हैं मोस्टली। पर एप्पल के केस में अगर एग्जाम्पल है तो ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। बच्चे को हम ये भी बताते हैं कि इसका मतलब ये होता है, जिससे कि वो समझ पाए। Gradually the child begins to construct more complex sentences that take on the characteristics of adult language। धीरे धीरे जब बच्चा बढ़ता है, और हमें अच्छा भी बहुत लगता है, हम भी अपने घरों में जब छोटे बच्चों को देखते हैं तो वो कोई ऐसा वर्ड बोलते हैं जो उन्होंने कहीं कार्टून कैरेक्टर में सुना होता है, थोड़ा हैवी सा वर्ड बोलते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा आपको 4-5 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा कह देता है, अगर मुझे तो अब तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, जनरल बोलते हैं बच्चे, तो हम लोग बड़ा खुश होते हैं, अरे वाह ये तो नए नए वर्ड्स बोल रहा है। या बच्चे को देख के हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छा बेटा ये बोल के देखो इसका क्या मतलब होता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, वो देख के बहुत सारी चीजों को सुन रहा है और अंडरस्टैंड करके बोलने की कोशिश कर रहा है। Many adults who speak grammatically acceptable English are unable to specify the rules they do। ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं, जब वो इंग्लिश में बहुत अच्छी प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग में करने लगते हैं, तो वो देख देख के सुन के बोल रहे होते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि रूल्स क्या फॉलो है, तो उन्हें नहीं पता होते, वो उसको केवल देख देख के सुन के बोल रहे होते हैं। तो one of the best piece of evidence for learning syntactic rules is the phenomenon of overgeneralization। Children learn to say went correctly apparently by rote, then learn the rule of forming the past tense by adding ed। होता है ना, जैसे कि बच्चे अगर आपको ये गोड बोल दें, दिस इज नो वर्ड एनीवे, पर ऐसा कर देते हैं, गोज उन्हें पता है तो वो ed लगा देते हैं। इस तरीके की मिस्टेक्स भी वो करते हैं, और जब वो रूल सीखते हैं तो वो वेंट बोलना सीख जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो कैसे क्लियर होती हैं, जब बच्चा कॉम्प्लेक्स लर्निंग, बोलना इंग्लिश में, उसको कॉम्प्रिहेंड करना किसी भी लैंग्वेज में, नॉट जस्ट इंग्लिश, उसको अंडरस्टैंड करना मीनिंगफुल फैशन में सीखता है। द फैक्ट दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन एक्वायर एंड यूज लैंग्वेज एमर्जेस एज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। तो ये हम सब जो भी चीजें देख रहे हैं यहाँ पे, हम मोटे मोटे तौर पर अगर देखें इस टॉपिक को भी, और इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं है, यही बात निकल कर आ रही है कि कोई भी लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट बेहतर तरीके से तभी होगा जब बच्चा उस लैंग्वेज को सिर्फ देखेगा नहीं, सिर्फ कॉपी नहीं करेगा, बल्कि अंडरस्टैंड करेगा। अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, उसको सिमेंटिक वे में समझ पाना, सिमेंटिकली अंडरस्टैंड करना, इस तरीके से समझना कि जिस वर्ड का यूज मैंने यहाँ पे किया है वो उस पर्पस को भी सर्व कर रही है। जैसे बच्चा बोल रहा है पास मी द बॉल, तो मतलब उसे पता है कि मुझे ये बॉल चाहिए, इसलिए मैं ऐसा स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। ये क्लैरिटी जितना अच्छे से बच्चे के माइंड में होगी, उतना ही अच्छा लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। यही सारी बातें इसमें मिसलेनियस एग्जांपल्स बना बना के लिखी गई हैं, और कोई नई ऐसी बात नहीं है। आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। हमने बात की थी, एक ही मॉडल है वैसे, किंच मॉडल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये मॉडल भी बड़ा ही सिंपल है। ये जो मॉडल है ये बात करता है कि कोई भी रिटन स्टेटमेंट,
कोई भी बात जैसे हम कहते हैं तो हम समझते हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे, पर कोई भी रिटन स्टेटमेंट होता है उसे कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, उसमें कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको समझते हुए हम उसके बारे में अपना एक व्यू क्रिएट कर पाते हैं। तो ये जो चैप्टर है धीरे धीरे सिंपल लिंग्विस्टिक एंटिटीज की तरफ से चलता हुआ, सिंटैक्स ग्रामर की तरफ से चलता हुआ, स्पीच परसेप्शन की तरफ से चलता हुआ अब कॉम्प्रिहेंशन की तरफ आ गया है। और in fact there are many. One by Kinch is particularly significant because it incorporates many bits of wisdom from earlier studies. पुरानी काफी स्टडीज में से कुछ चीजों को जो कंसीडर किया गया है वो इस मॉडल में कंसीडर किया गया है, और बात करेंगे कि इस मॉडल में एक्चुअली क्या क्या है। ठीक है, ये जितने भी आपको टर्म ये ईयर्स नजर आ रहे हैं इनमें इसमें रिवीजन हुआ है, बार बार रिवीजन होता गया है, राइट। तो किंच का जो मॉडल है वो क्या कहता है, is more than a system that deals with the way textual information is understood. ये केवल एक मॉडल नहीं है बल्कि एक सिस्टम है जो अप्लाई होता है हर एक स्टेटमेंट पर, हर एक पैसेज पैराग्राफ पर, जहां पर भी बात को कहा जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए। It is a theory that cuts across many topics in cognitive psychology including memory and comprehension of the written and spoken language. ये एक ऐसी थ्योरी है जो जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इज मोर फोकस्ड, दैट इज दिस थ्योरी, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज मोर फोकस्ड ऑन व्हाट, कैसे आप चीजों को माइंड में होल्ड कर पाते हैं। हम जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में चीजों को पढ़ रहे थे तो यही सब तो अंडरस्टैंड कर रहे थे कि कैसे चीजों को मेमोराइज कर पाते हैं, कैसे रिटेन कर पाते हैं, कैसे स्टोर कर पाते हैं। लेकिन ये जो थ्योरी है वो इस सबसे अलग बात करती है। कॉम्प्रिहेंशन इज डिपेंडेंट ऑन टू डिस्पैरेट सोर्सेज दैट आर सिमिलर टू टॉप डाउन एंड बॉटम अप प्रोसेसिंग, यानी बोरोड फ्रॉम कंप्यूटर लैंग्वेज। बॉटम अप प्रोसेसिंग इज कॉग्निटिव प्रोसेसिंग इनिशिएटेड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस पैटर्न which when summed lead to recognition of the whole configuration, जबकि टॉप डाउन प्रोसेसिंग एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है driven recognition of the whole stimulus configuration which leads to the recognition of component parts. बॉटम अप और टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या होती है, वैसे तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, फिर भी आपको समझा देती हूँ यहाँ पे। बॉटम अप प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि बॉटम से चलते हुए, मतलब हमने बेस लेवल से अंडरस्टैंड करते हुए ऊपर तक आते हुए चीजों को समझा, तो वो कहलाएगी बॉटम अप प्रोसेसिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, इनिशिएटेड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस पैटर्न। जैसे मैं आपको कोई स्टेटमेंट सिखाना चाहती हूँ, ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को बताने के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया कि ये वर्ड्स हैं, इनका ये मीनिंग है, इस तरीके से ग्रामर के संग सेट होंगे। तो हम पार्ट से चले, टुकड़ों से चले, बॉटम लेवल से चले, और एक पूरी प्रोसेसिंग को हमने कंप्लीट करा। उस पूरी प्रोसेसिंग में हम एक फाइनल टर्मिनोलॉजी पे पहुंचे। इसका जस्ट रिवर्स होता है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। ये क्या है, इस हाइपोथेसिस ड्रिवन रिकॉग्निशन ऑफ द होल स्टिमुलस कॉन्फ़िगरेशन व्हिच लीड्स टू द रिकॉग्निशन ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स। ये इस तरीके से होता है जैसे कि आपके पास कोई बनी बनाई थ्योरम है मैथ्स की, है ना, मैं लैंग्वेज हट के एग्जांपल ले रही हूँ, बात समझ में आ जाएगी आपको आसानी से। आपके पास कोई मैथमेटिकल थ्योरम है और आपको एक क्वेश्चन दिया गया, तो आपने क्या करा, उस थ्योरम को उठा के यूज कर लिया, क्योंकि आपके पास एक बनी बनाई चीज है जिससे आप एक आंसर तक पहुंच गए। तो इस तरीके से ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहलाती है, जिसमें हम बड़ी चीज से लेकर छोटे छोटे पार्ट्स को समझते हैं। तो एट द हाईएस्ट लेवल इज द गोल स्कीमा विच डिसाइड्स व्हाट मटेरियल इज रेलेवेंट। एट द ऑपोजिट एक्सट्रीम ऑफ द मॉडल इज द टेक्स्ट। इस जो मॉडल है, जो कॉम्प्रिहेंशन का किंच का मॉडल है, इसका हाईएस्ट लेवल क्या है, गोल स्कीमाज है, जो कि ये हमें बताता है कि कौन सा मटेरियल हमारे लिए रिक्वायर्ड है, रेलेवेंट है, उसको हम यूज करेंगे। लेकिन इसका ऑपोजिट देखें तो मॉडल का मतलब टेक्स्ट पर ही हम फोकस करते हैं। ये जो मॉडल है वो प्रोपोजिशन पर बेस्ड है। प्रोपोजिशन क्या होता है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन एंड एज सच इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन कॉन्क्रीटली। इसको हम स्पेसिफिकली ऐसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे, पर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। दे आर एब्स्ट्रैक्शंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम रीडिंग का जो टेक्स्ट मटेरियल है या किसी स्पीकर को हम सुन रहे हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसमें से जो हम एब्स्ट्रैक्शंस लेते हैं वो हो सकती हैं। They are retained in memory and follow the laws governing memory processes, and in Kinch system they consist of a predicate and one or more arguments. दो चीजों पे हमें फोकस करना है, आगे भी आप इसको देखेंगे। अभी एक तो हमने बात करी प्रेडिकेट की और हमने बात करी आर्ग्यूमेंट्स की। दोनों समझाऊंगी मैं कि क्या चीज होती है। प्रेडिकेट corresponds to verbs, adjective, adverbs और connectives in the words a person reads or hear। कोई भी पर्सन कोई बात सुनता है या पढ़ता है तो उसमें वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ये सब चीजें जो कनेक्टिविटी दिखती हैं वो कहलाता है प्रेडिकेट्स। और इसी से हम सरफेस स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि आप किसी चीज में ओवरऑल पहले मोटी मोटी चीजों को तो नोटिस करते हैं, यही आपने पढ़ा था, पहले पढ़ चुके हैं आप इसमें। आर्ग्यूमेंट्स करस्पॉन्ड टू नाउन, नाउन फ्रेजेस और क्लॉजेस। जो भी नाउन हम यूज करते हैं, नाउन के फ्रेजेस यूज करते हैं, उनको हम आर्ग्यूमेंट में रखते हैं। अब एक स्टोरी है बहुत छोटी सी, उसकी हेल्प से ही इसको बनाया गया है।
तो आपको जब अगर आपको इस मॉडल में लिखना होगा तो आप यही स्टोरी लिखेंगे और इस स्टोरी से ही इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। स्टोरी क्या है? स्टोरी छोटी सी है, ये 3 लाइन की बस, और कुछ नहीं है। द स्वाजी ट्राइब वॉज एट वॉर विद अ नेबरिंग ट्राइब बिकॉज ऑफ अ डिस्प्यूट ओवर सम कैटल। ध्यान से पढ़िएगा इसे, आप खुद भी मुझे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं इत्मीनान से, वैसे मैं भी पढ़ ही रही हूँ। अमंग द वॉरियर्स वर 2 अनमैरिड मैन, काकरा एंड हिज यंगर ब्रदर गम। काकरा वॉज किल्ड इन बैटल। ये हमने कहानी पढ़ी है द स्वाजी ट्राइब की, ठीक है, जिनकी वॉर चल रही है विद नेबरिंग ट्राइब से बिकॉज ऑफ अ डिस्प्यूट ओवर सम कैटल। किसी कैटल के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है जिसकी वजह से एक वॉर चल रही है। अब हम देखेंगे जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। 5 ग्रुप क्या क्या है इसमें? द स्वाजी ट्राइब, ठीक है, वॉज एट वॉर, वॉर भी चल रही थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। नेबरिंग ट्राइब के साथ चल रही थी, क्यों चल रही थी? दैट वाज द रीजन, अ डिस्प्यूट ओवर सम कैटल। अब जो इस सेंटेंस का हम अगर एनालिसिस करें, ओनली फर्स्ट 3 of the factors are in working memory. The predicate was at war with is considered the most important part of this sentence insofar as comprehension of the story is concerned. मतलब अगर हम पूरी स्टोरी में ये देखें कि क्या चल रहा था तो आप खुद कहेंगे कि वॉर चल रही थी, है ना। मतलब अगर ये जबरदस्ती नहीं समझना है, आप ये सोचिए कि अगर ये जो लाइन है इसकी जो मेन बात ही वॉर है, वॉर पे ऑटोमेटिकली आपका फोकस जा रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जो बाकी के पार्ट्स हैं वो इसको जोड़ के इसको बनाते हैं, राइट, उसको कंप्लीट करते हैं पूरी तरीके से। तो जो इस मॉडल का फीचर है इज दैट द इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ द टेक्स्ट इज अज्यूम्ड टू टेक प्लेस इन शॉर्ट टर्म मेमोरी विच वी नो हैज लिमिटेड कैपेसिटी। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट ओनली अ पोर्शन ऑफ द प्रिपोजिशन इज हेल्ड इन मेमोरी। जब भी हमें कोई बात बताई जाती है तो उसकी एक उसका कह सकते हैं हाईलाइट हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी बात हमारे माइंड में एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड की तरह से पहुंचती है। जैसे कि हमने कहा कि कोई पर्सन XYZ सब्जी लेने गया, तो आपके माइंड में एक बात मोटी मोटी रह जाएगी कि सब्जी लेने गया, है ना, क्या करने गया? सब्जी लेने गया। या फिर XYZ भी माइंड में रह सकता है, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है नाउन। तो या अगर इसी कहानी में हम XYZ हटा दें, हम आपसे ये कहें कि आपका फ्रेंड जो है वो माउंटेन्स पे चढ़ के आया है, तो आपके लिए वो फ्रेंड भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, माउंटेन्स पे चढ़ा, इस बात पे भी आपका फोकस जरूर जाएगा। तो जो चीज हमारे माइंड में कीवर्ड की तरह रह जाती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। द रीडर ट्राइज टू कनेक्ट द ओल्ड एंड न्यू प्रोपोजिशन बट फाइंड्स नो मैच बिटवीन देम। फेलिंग टू फाइंड अ मैच बिटवीन द प्रोपोजिशन एंड STM, द रीडर सर्चेज लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर अ पॉसिबल मैच। अब अगर आपके माइंड में सिर्फ वॉर वाली बात ही रहेगी तो आप तो और सोचेंगे उस बात को डिग आउट करने की कोशिश करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वॉर हुई किसके बीच में थी, क्या हुआ था उस वॉर में, तो आप तभी और चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। This search in the long-term memory is called reinstatement search and is one reason that text material may be hard to read. In the example, the lack of a match between proposition is the first and the second sentence require the reader to construct a new network for the ideas and जो भी है। अभी देखिए मैं आपको एक पुरानी बात पर लाती हूँ जो मैं अभी आपसे कर रही थी। मैं आपसे ये कह रही थी कि छोटे बच्चों की जो बुक्स होती है इसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, बहुत सारी इमेजेस होती हैं, बहुत सारी कहानियों की फॉर्म में स्टोरी टाइप बनी होती है, लेकिन ऐसा बड़े होने पर नहीं होता। आपने ये भी देखा होगा, इस बात को रोक नहीं रही हूँ, साइमल्टेनियस चल रही है। आपने ये भी देखा होगा कि क्लास में कई बार बच्चे ऐसे होते हैं, बड़ी क्लास की मैं बात कर रही हूँ, जिनको वो कहानी पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आती। कहीं ना कहीं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल लो होता है, वही वो अपने से प्रीवियस क्लासेस की कुछ सिंपलर लेवल की बुक्स पढ़ेंगे तो वो कहानी समझ जाते हैं, है ना, क्योंकि वो उस चीज को मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनके माइंड में स्कीमाज नहीं बन पा रहे हैं। जैसे कि एक कोई मान लीजिए एक $20 and 2 friends कोई बुक है, तो $20 and 2 friends में जो भी कहानी चल रही है, बच्चा उसके बारे में स्कीमाज माइंड में क्रिएट नहीं कर पा रहा है। वो पिक्चर जो उसको बुक में बनी बनाई मिलती थी जब वो छोटा था, धीरे धीरे टाइम के साथ वो पिक्चर उसके माइंड में खुद बननी चाहिए। जब तक वो पिक्चर्स नहीं बनेगी तब तक आप किसी भी बात को मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ जो भी मेरे जो लेक्चर्स सुनते हैं तो आपके माइंड में कोई ना कोई पिक्चर बनती होगी। जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जहां पिक्चर नहीं बनेगी वहां आपको कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ में ही तब आएगा जब पिक्चर बनेगी। ओके, तो इसीलिए इसमें इस जो थ्योरी है इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि कोई भी की पॉइंट, की वर्ड हाईलाइट की फॉर्म में हमारे माइंड में रहता ही रहता है और वही डॉट्स कनेक्ट करता है जिसकी वजह से हम पैराफ्रेज कर पाते हैं। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ पैराफ्रेज, कि बहुत सारी बात मैंने आपको बताई लेकिन जब आपने उसको 2 पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना था तो आप कर पाए, तो पैराफ्रेजिंग उसे हम कहते हैं।
तो आप पैराफ्रेज एग्जामिनेशन में भी तो आप यही करते हैं कि जितनी आप मेरे मुंह से कहानियां सुन रहे हैं आप ये एज इट इज तो नहीं लिख के आ पाएंगे और लिखेंगे भी नहीं और कर भी नहीं सकते, होगा भी नहीं ऐसा। तो आप क्या करेंगे, वहां जो एग्जामिनेशन में आप आंसर लिखेंगे ना अपने वर्ड्स में, वही पैराफ्रेजिंग है। लेकिन वो किस लिए हो पाएगी, क्योंकि जो इतनी तमाम बातें मैं आपको बता रही हूँ आप वो सब हाईलाइट्स की फॉर्म में कहीं ना कहीं अपने माइंड में स्टोर करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, तो अब यही बात है, इसको एग्जाम्पल को और इन्होंने लास्ट पॉइंट है समझ लेते हैं। वन इन्फ्रेंस दैट द रीडर मेक्स इज दैट द टू men वर नंबर्स ऑफ द स्वाजी ट्राइब, अ रीजनेबल कंक्लूजन इवन दो दैट द फैक्ट इज नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। जो एक से ज्यादा सेंटेंसेस को लोग पढ़ते हैं, द सिमेंटिक नेटवर्क बिगिंस टू गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटर रिलेटेड। जितना ज्यादा कहानी बढ़ती जाएगी उतने ज्यादा डॉट्स इकट्ठे हो जाएंगे, उनको जोड़ना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, कहानी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। Among the warriors were Kakra and retain the memory and names of the men which can easily be related। तो काकरा was killed in the battle, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से भी हम चीजों को मेमोराइज करेंगे उसके लिए हमें उनके अपने माइंड में उनके स्कीमास को फॉर्म तो करना ही है। प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट एंड रीडिंग, पर ये होता कैसे है, जो हमारा मॉडल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है दैट होल्ड्स दैट द अंडरलाइंग यूनिट ऑफ मेमोरी फॉर टेक्स्ट मटेरियल इज द प्रोपोजिशन, ये तो हमने पढ़ लिया। Additionally, the model predicts that sentences of greater propositional complexity are more difficult to comprehend than sentence with simple propositional structure। जाहिर सी बात है, जो चीज ज्यादा बड़ी होती जाएगी वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। Even if the surface complexity of the two sentences is about the same। Kinch and Keenan designed an experiment to test this prediction, और एक सैंपल दिया गया है। Subjects were asked to read 10 sentences, all of which had about the same number of words, but varied greatly in the number of propositions। Some sentences had as few as 4 proposition। I hope आप समझ रहे हैं कि proposition क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि बहुत सारे सेगमेंट्स से मिलकर एक पूरी बात बनती है, उन सेगमेंट्स को ही हम proposition यहाँ पे कह रहे हैं। और एक में 9 थे, एक में 4 ही थे। Read the following 2 sentences। Romulus, the legendary founder of Rome, took the woman of Sabine by force। Cleopatra's downfall lay in her foolish trust in the fickle political figures of the Roman world। अब आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको डिफिकल्ट लगा। जाहिर सी बात है आपको सिंपल वाला इजी लगा होगा जिसमें कम वर्ड्स थे। तो हमने यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड किया, ये जो हमारी बात यहाँ पे चल रही है इसी का पार्ट है कि जितना भी हमारे टेक्स्ट और रीडिंग का सिंपल प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन होगा, बात उतनी ही आसान होगी समझने में। छोटे बच्चों के स्टेटमेंट्स आपने देखे, छोटे छोटे 4-5 वर्ड्स के ही होते हैं, लेकिन जैसे आप बड़े होते जाते हैं वो डिफिकल्टी बढ़ती जाती है, तो वो खैर आपकी एज के हिसाब से होती है। तो ये सब हमने इस में पढ़ा, यूनिट में पढ़ा, और यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट पर आप एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं आज के होमवर्क में, मैं यही कहूंगी, और तो कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं। बाकी जो आपने एक मॉडल पढ़ा है उसको भी आप ओवरव्यू कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम पहुंचेंगे यूनिट 3 में लैंग्वेज के, और अभी तक भी कोई ऐसी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं आया है, बट हाँ मल्टीलैंग्वेलिज्म जो हमारा अगला यूनिट में रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी, तो शायद वीडियोज वहां थोड़े से बड़े होंगे हमारे। पर चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।